हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटर बैंक ऑफर्ड रेट के बारे में। यदि आपको बेस रेट सिस्टम या फिर एमसीएलआर को लेकर कोई भी समस्या है या फिर ये रेट कैसे डिसाइड होता है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहो। आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगा इस टॉपिक को लेकर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू guys are getting here is this handwritten detailed elaborative notes, and I will upload this in my telegram channel, and the link of which I will mention in the description of this video. Okay, so let's start with the very beginning, that is what are all the options जो अवेलेबल होता है किसी बैंक्स के लिए फॉर गेटिंग मनी, और बेटर टू से टू रेज मनी। ओके, सबसे पहले यदि किसी बैंक्स की बात करो, यदि इसे कैपिटल की ज़रूरत होती है तो एक ऑप्शन है इसके पास आरबीआई का। आरबीआई के पास बैंक रेट से या रेपो रेट से ये पैसा को रेज कर लेगी। दूसरा तरीका इसके पास है कि ये बॉन्ड्स या डिवेंचर्स को इशू करेगी, जैसे कि ट्रेजरी बिल इशू करती है ना, या फिर कैश मैनेजमेंट बिल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस इसके पास और एक ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज़ अदर बैंक। हाँ, तो यदि ये बैंक है तो इस बैंक से भी ये लोन ले सकती है, बट किस रेट पे लेगी, यही आज का टॉपिक है, किस रेट पे लेगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बैंक बैंक का बात है, इसीलिए पहले पहले बैंक्स ही डिसाइड करती है कि किस रेट पे मुझे लोन देनी है। तो उसको कहते थे प्राइम लैंडिंग रेट। क्या कहा जाता है? प्राइम लैंडिंग रेट कहा जाता था जब कमर्शियल बैंक खुद ही डिसाइड करती थी कि किस रेट पे मुझे लोन देना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें क्या है कि ये कंपटीशन को किल करता है। फॉर एग्जांपल, यदि दो बैंक है और यदि ये बैंक कम रेट पे लोन दे रही है और ये बैंक छोटा बैंक है, ये ज़्यादा रेट पे लोन दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, लोग जो थर्ड बैंक्स होगा ये इससे लोन लेगा, ना कि इससे। ऐसे सिचुएशन में ये सब जो छोटे बैंक्स हैं उनका क्राउडिंग आउट हो जाएगा, इन लोगों को दिक्कत होगा। इसीलिए एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, इसलिए 2010 में बेस रेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया दीपक मोहंती कमेटी के द्वारा। अब ये एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट किया, लेकिन बेस रेट सिस्टम में एक प्रॉब्लम था कि ये रेपो बेस्ड नहीं था। इसका मतलब यदि रेपो रेट चेंज करेगा तो इसका कोई प्रभाव बेस रेट सिस्टम में नहीं पड़ेगा। एक बात आप याद रखिएगा कि जो रेपो रेट होता है उसको प्राइम रेट कहते हैं, अर्थात जितना भी रेट होता है, जैसे कि बैंक रेट बात करो आप, जिस जिस रेट पे आरबीआई लोन देती है बैंक्स को, या आप रिवर्स रेपो रेट बात करो जिसमें बैंक्स लोन देती है, या बेटर टू से ये अपना पैसा रखती है आरबीआई के पास, तो इन दोनों सिचुएशन में ये दोनों रेट डिसाइड होता है रेपो रेट के आधार पे, इसीलिए इसे प्राइम रेट कहते हैं। बट जो बेस रेट सिस्टम था ये कंसिडर नहीं कर रहा था रेपो बेस्ड को, इसीलिए फाइनली 2016 को एमसीएलआर इंट्रोड्यूस किया गया। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटेल से आपको समझना है। ओके, तो ये इसमें क्या बताया गया, एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट बताया गया कि इससे नीचे आप लोन नहीं दे सकते हो दूसरे बैंक को, ताकि कंपटीशन जो है बना रहे, और क्राउडिंग आउट ना हो स्मॉल बैंक्स का। और ये दूसरी बात आपको जो याद रखनी है कि ये रेपो बेस्ड होता है। क्या होता है ये? रेपो बेस्ड होता है। मतलब यदि रेपो रेट में चेंजेस लाया जाएगा तो इस रेट में भी चेंजेस होगा। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है, राइटिंग थोड़ा सुंदर है तो थोड़ा सा मैं आपको रीड यहाँ पे कर देता हूँ। अगर लैंडिंग रेट, यदि एक मिनट, यदि लैंडिंग रेट लिंक कर दिया जाता है, मतलब कोई भी बैंक्स दूसरे बैंक्स को लोन देगी और ऐसे को अगर लिंक कर दिया जाता है रेपो रेट से, इसका मतलब किसी भी प्रकार का अगर रेपो रेट में चेंज होता है तो ये इमीडिएटली इम्पैक्ट डालेगा किसमें? सारे लोन्स के ऊपर। मतलब ये आपका एमसीएलआर पे इम्पैक्ट डालेगा, और इनडायरेक्टली किसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा? जब वो बैंक्स दूसरे को लोन देगी। ओके, तो इसीलिए आपको ये बात भी याद रखनी है। और इसी कारण ये लाइन आपको याद रखनी है। एक बार ये एग्जाम में पूछा भी गया था, ये कि इसको इंटरनेशनल बेंचमार्क या रेफरेंस रेट भी कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, रेफरेंस रेट कहते हैं बैंक का। चलिए, ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम्म, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये बेस रेट सिस्टम से कैसे अलग होता है, और एमसीएलआर रेट, इसका मतलब बैंक्स जब दूसरे बैंक्स को लोन देगी तो किस किन किन चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। ये क्या होता है, यदि सपोज आप साधारण शब्दों में समझो कि यदि एक बैंक है और इस बैंक को बी बैंक को लोन देनी है, मान लीजिए बी बैंक को आपको लोन देनी है। अब लोन देने के लिए यदि ए बैंक्स को एडिशनल अमाउंट का जुगाड़ करना हो, या डेपॉजिट, ये कोई डेपॉजिट लेगा, डेपॉजिट का पैसा देगा बी को, या कहीं से बोरो करेगा, तो इन पैसों के ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, ये वो कहाँ से वसूलेगा, इसी रेट से ही वसूलेगा। याद रखना है आपको। तो यही चीज़ को कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। शब्दों से ही आप याद रख सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग। तो बोरो के ऊपर जो मार्जिनल या एडिशनल कॉस्ट लगता है, यहाँ पे आप साधारण शब्दों में देखो कि जो न्यू डिपॉजिट या बोरोविंग के लिए जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, ए बैंक जो मैंने बताया लोन देने के लिए, उस कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है रेट डिसाइड करने के लिए। दूसरा है सीआरआर। अब सीआरआर क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा किसी भी बैंक्स को अपने टोटल एनडीटीएल का, एनडीटीएल कितना क्या होता है, टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट का मतलब, या फिर आप बात करो सेविंग अकाउंट का, करेंट अकाउंट का या एफडी का, टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो होता है बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है, जो कि एसएलआर कहलाता है ना। और कुछ परसेंटेज जो है आपको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जो सीआरआर होता है, यही है कैश रिजर्व रेशियो। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशियो में बैंक्स को किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट इसको नहीं मिलता है। लेकिन बैंक्स अपने पैसा को, अपने कैपिटल को कहीं जमा करती है, तो ये ये इंटरेस्ट रेट या फ़ायदा कहाँ से वसूला जाता है, उस बैंक्स के द्वारा सीआरआर का, ये वसूला जाता है पब्लिक के ऊपर से, है ना, कस्टमर से वसूला जाता है। कैसे, वो रेट यहीं पे ऐड कर देती है। मतलब जब एमसीएलआर को डिसाइड किया जाएगा, एमसीएलआर को निर्धारित किया जाएगा इस रेट को, तो इस रेट को डिसाइड करने के लिए सीआरआर भी एक फैक्टर होगा। मतलब इसमें भी वो इंटरेस्ट रेट लेगी, लेकिन ये आरबीआई से नहीं लेगी, ये किससे लेगी, ये लेगी आपको दूसरे बैंक को, जब आप लोन देते हो तो। और इनडायरेक्टली जब ये बैंक जो है ये फाइनली लोन देगी लोगों को, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर रेट बढ़ेगा तो यहाँ भी रेट आपका इंक्रीज होगा। दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ऑपरेट करने में उसको कितना खर्च लगा है। ये जैसे कि टोटल खर्चा, स्टाफ का सैलरी से लेके वहाँ का टोटल ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, टोटल सब मिला के आपको वो जो लैंडिंग रेट होता है उसमें कंसिडर किया जाएगा। चौथा होता है टेनोर प्रीमियम। टेनोर प्रीमियम क्या होता है, जब लोन लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है तो आपको पता है कि रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंश्योरेंस के ऊपर क्या भरा जाता है, प्रीमियम भरा जाता है, बस उससे आप याद रख लो कि टेनोर प्रीमियम होता है। मतलब ये बैंक चार्ज करती है, प्रीमियम भी चार्ज करती है ये, क्योंकि इसमें रिस्क अटैच होता है। बस ये चार चीज़ को आपको याद रखना है, ये चार चीज़ को कंसिडर किया जाता है एमसीएलआर जब भी रेट डिसाइड किया जाता है। बेस रेट सिस्टम से कैसे होता है, आपको याद रखना कि पर क्वार्टरली, मतलब 3-3 मंथ में ये आपको रिवाइज किया जाता है, मतलब रेट को चेंज किया जाता है। लेकिन एमसीएलआर पर मंथली मंथली इसको रिवाइज किया जाता है। ओके। और इसको बेस रेट को डिसाइड करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड इसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, बस याद रखिएगा इसमें जो मार्जिन है, मतलब जो एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था एक्स्ट्रा बोरो करके, वो मार्जिन इसमें सेपरेटली कैलकुलेट होता है और इसमें एक साथ कैलकुलेट होता है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। और ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें भी टेनोर प्रीमियम इसमें एक है, टेनोर प्रीमियम जो आपको एक एमसीएलआर में एक्स्ट्रा है। बाकी ये सीआरआर इसमें भी है, इसमें भी है। ओके। और लास्ट चीज़ आपको याद यहाँ पे रख सकते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट रेट में एक बेस रेट हो गया, बेस रेट मतलब ये टोटल चीज़, और एक हो गया स्प्रेड।
तो स्प्रेड जो है, और एमसीएलआर में भी, एमसीएलआर मतलब टोटल, स्प्रेड दोनों में कंसिडर किया जाता है। अब स्प्रेड क्या होता है, थोड़ा सा स्प्रेड को आप समझ लो क्या होता है। स्प्रेड साधारण शब्दों में, ये मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। साधारण शब्दों में समझाऊं तो यदि कोई बैंक में आप डिपॉजिट देते हो, यदि आप डिपॉजिट जमा करते हो, तो इस डिपॉजिट के ऊपर जो आपको बैंक इंटरेस्ट देती है, एक ये हो गया। दूसरा, यदि बैंक लोन देती है, क्या देती है, लोन देती है, और इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लेती है, तो ये इंटरेस्ट देना और ये इंटरेस्ट लेना, दोनों का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है। ये आप अपने एग्जाम के लिए भी याद रख सकते हो कि स्प्रेड टर्म जो है वो क्या है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ कि एबीसी चार्ज करता है कस्टमर से, उसके बाद जो ये लोन देती है उससे, दोनों का माइनस, ये आपका स्प्रेड कहलाता है। ये दोनों कंसिडर किया जाता है। इसके अलावे आपको एमसीएलआर बेस रेट सिस्टम में और कुछ नहीं जानना है। चलिए, थैंक यू। यदि आपको कुछ सीखने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ओके, थैंक यू।